नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या पीसीओडी के बारे में और साथ ही साथ फर्टिलिटी को भी करीब से समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या में बड़ी तब्दीली आई है पिछले कुछ वर्षों में, इसका कारण और इसका असर कहीं ना कहीं सीधे सीधे महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में पीसीओडी, पीसीओएस के मामले तेजी से बढ़े हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या और किस प्रकार योग, ध्यान, आयुर्वेद के जरिए और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने के बाद हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए दर्शकों हमारे साथ योगाचार्य श्रीमती भाग्यश्री जोशी जी हैं, जो कई सालों से इस संबंध में कार्य कर रही हैं। पीसीओडी की समस्याओं को लेकर लोगों में और विशेष रूप से महिलाओं को योग सिखा रही हैं। तो सबसे पहले श्रीमती भाग्यश्री जोशी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सोनाली जी, बहुत धन्यवाद जी। और साथ ही साथ दर्शकों आपको बता दें कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो योग प्रशिक्षु भी हैं, जो इस समस्या के समाधान से जुड़े योग भी हमको दिखाएंगी करके। हमारे साथ लिखिता आनंद है और साथ ही साथ हमारे साथ आरती पवार जी भी हैं। तो आप दोनों का भी स्वागत है। भाग्यश्री जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और उसका कहीं ना कहीं असर हमारे स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। पीसीओडी के मामले, पहले ये टर्म हम कभी सुनते नहीं थे, लेकिन अब जब कभी महिलाओं की समस्या से जुड़ी बात होती है या यूट्रस से जुड़ी कभी कोई बात होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कहीं पीसीओडी तो नहीं है, पीसीओएस तो नहीं है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे ये समस्या आखिर है क्या? जी, जैसे यदि हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद या योग में गर्भाशय संबंधी या स्त्री रोग संबंधी जो भी चर्चा होती है वो योनिव्यपाद इसके अंतर्गत ही आती है। तो पीसीओएस, पीसीओडी ये शब्द समुच्चय में हमें नहीं मिलते हैं, परंतु इसको जब हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं मिलते हैं, एक कारण हो सकता है कि उस समय में ये इतने प्रचलित भी नहीं थे, वो होते भी नहीं थे, इसलिए विस्तार से उस पर चिंतन नहीं किया गया है। परंतु जब हम देखते हैं कि अभी ये समस्या बढ़ रही है और जब हम फिर शास्त्रों में एक बार देखते हैं कि उसके लिए या उसको ठीक करने के लिए या स्त्री रोगों से ऊपर उठने के लिए क्या मार्गदर्शन किया गया है, जो प्राचीन मार्गदर्शन है वो आज के आने वाले और जो आगे भी यदि कोई स्त्री संबंधी समस्याएं आती है उसका निवारण करने में बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो पीसीओडी, पीसीओएस यदि हम इन्हें देखें तो सुनने में ये एक जैसे लगते हैं दोनों भी, परंतु जब हम पीसीओएस की बात करते हैं काफ़ी गंभीर चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पीसीओएस एंडोक्राइनल सिस्टम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, उससे संबंधित स्त्री रोग होता है। इसमें हम देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी मात्रा तक अधिक होता है। हम देखते हैं कंसेप्शन, फर्टिलिटी, इन सारी समस्याओं को भी ये और बढ़ाता है। पर यदि हम पीसीओडी को देखें तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। पीसीओडी के रहते हुए भी एक स्त्री की प्रजनन शक्ति उतनी कम नहीं होती है जितनी पीसीओएस के रहते होती है। तो पीसीओडी की यदि समस्या हो तो इसको योग और आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा पूरी तरीके से हम स्थिर कर सकते हैं। इसको हम मूल रूप से निकाल सकते हैं शरीर से और मानसिक बल भी बढ़ा सकते हैं स्त्रियों का। पर यदि हम पीसीओएस की बात करें तो इस पर काम करने के लिए, इस पर मात करने के लिए हमें योग, आयुर्वेद तथा जो आधुनिक दवाइयाँ हैं उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल। भाग्यश्री जी, पीसीओडी की जब भी बात होती है तो सीधा कहीं ना कहीं डिटेक्ट होता है या सिम्टम्स आते हैं, लेकिन मूल रूप से इसकी शुरुआत होती कैसे है? क्यों ये शरीर में घर करता है और शुरुआती इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चल सकता है कि एक महिला इस समस्या से ये समस्या उसके शरीर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुकी है? जी, हम देखते हैं कि पीसीओडी के कुछ स्थूल संकेत होते हैं, कुछ सूक्ष्म संकेत होते हैं। स्थूल संकेत जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो बाह्य अंगों संबंधित, जैसे शरीर पर चर्बी बढ़ना, मोटापा बढ़ना, फिर
बहुत कम समय के लिए भी यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो शरीर में शक्ति का महसूस न होना, फिर बालों संबंधी समस्या आ जाती है, खान पान संबंधी समस्या आ जाती है, एक ठहराव सा आ जाता है जो जिसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। एक स्त्री के लिए जो उनका एक आनंदी स्वभाव होता है, वो आनंद कहीं हम देखते हैं कि वो नहीं लग रहा है अंदर से, और बाह्य जो भी हम वस्तु देखते हैं वो भी उस आनंद को लाने में पर्याप्त नहीं होती है। ये हम संबंधों में भी देखते हैं, परिवार के खान पान के साथ जो हमारा रिश्ता रहा है बचपन से वो भी बदलता है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं, वेशभूषा, पहनाव, शरीर की त्वचा की रचना, इसमें अलग अलग तरीके के बदलाव होते हैं और ये प्रकृष्ट रूपेण सबको दिखाई देते हैं बाहर। जैसे पिंपल होना, एक्ने होना, ये समस्याएं भी दिखाई देती है। हेयर लॉस होना, हेयर ओवरग्रोथ होना, ये सारी समस्याएं भी प्रकृष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल। तो भाग्यश्री जी, महिलाओं में किस उम्र से ये बीमारी शुरू हो सकती है, या यूं कहें कि क्या कम उम्र में भी ये बच्चियों को भी प्रभावित कर रही है आज के समय में? जी, कम उम्र में भी प्रभावित कर रही है। जैसे हम देखते हैं कोई भी रोग की हम चर्चा करते हैं वो आनुवंशिक है, ये या तनाव के कारण हो रहा है या गलत खान पान के कारण हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी होता है। पीसीओएस और पीसीओडी को जब हम देखते हैं, मुख्यतः पीसीओडी के बारे में बात करते हैं, तो गलत खान पान, आहार पर नियंत्रण न होना, शारीरिक श्रम कम पड़ना और तनाव, यह एक हम मूल रूप इसका देखते हैं पीसीओडी। तनाव की बात आपने करी और शारीरिक श्रम कम करना आपने कहा। योग किस तरह से इस पूरी समस्या के समाधान में क्या रोल निभाता है? योग कितना महत्वपूर्ण है? अगर हम जब पीसीओडी की बात करते हैं, हम ठीक है, हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन अगर योग की बात की जाए तो वहाँ पर योग किस तरह से समस्या का समाधान करता है? जब हम योग की बात करते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करता है, और ये दोनों सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से काम करने के कारण ये पीसीओडी में बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि पीसीओडी के लक्षण हम स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से दोनों अनुभव करते हैं। एक स्त्री स्थूल रूप तो करते ही करते हैं, परंतु वे सूक्ष्म रूप से भी इसका अंतर अनुभव कर रहे होते हैं, हर क्षण अनुभव कर रहे होते हैं पीसीओडी का। जैसे हम आसन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, अष्टांग योग भगवान पतंजलि के द्वारा जो दिया गया है, इसकी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक एक अंग पर काम करता है। सबसे पहले ये जो दोष है, बीज दोष है, इसको कम करता है। फिर ये शरीर के सारे अंगों में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। इसके कारण अन्य समस्याएं जो है पीसीओडी के साथ साथ जो आती है उसको वो एकदम स्थगित कर देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है या बढ़ने में सहायता नहीं करता है। उसके पश्चात शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है उसको बढ़ा देता है, मन में जो प्रसन्नता रहती है उसको बढ़ा देता है, मानसिक स्थिति को पहले बदलता है, शारीरिक स्थिति अपने आप बदलना शुरू हो जाती है योग के माध्यम से। बिल्कुल। तो आज आप हमारे दर्शकों को जो पीसीओडी से जिनको पीसीओडी है उनके लिए कौन कौन से ऐसे आसन या प्राणायाम आप बताना चाहेंगे ताकि वो उसको अपनी जीवन शैली में अपनाएं और कहीं ना कहीं उनको इन आसनों के ज़रिए या प्राणायाम के ज़रिए कहीं ना कहीं उनको लाभ मिले इस समस्या से निजात पाने में? जी, पीसीओडी या पीसीओएस जिन स्त्रियों का भी है, उनको कोई भी कार्य करने में कष्ट होता होगा, श्रम लगता होगा या आलस का भी अनुभव होता होगा, तो पहले हम देखते हैं ऐसे कुछ प्राणायाम और आसन जो वे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आराम से। जैसे विश्राम के लिए यदि वो 5-10 मिनट कहीं बैठ जाए और वहीं पर उन्होंने ये करना शुरू कर दिया तो उन्हें तुरंत ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, हम शुरू करते हैं प्रणव उपासना से। ओम मंत्र का जाप करेंगे, अकार उकार और मकार का जाप करेंगे, फिर ओम मंत्र पूर्णतः जाप करेंगे 2-2 बार।
शरीर में नाद संचार करने के पश्चात, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के पश्चात अब वे करेंगे कपालभाति का अभ्यास। हम देख सकते हैं कि कपालभाति का अभ्यास जितनी सांसें वो आसानी से ले पाए उस पर नियंत्रण करते हुए आराम आराम से जो श्वास को हम बाहर फेंकते हैं इस पर ज़्यादा उन्हें और ध्यान देना है, और जो श्वास प्रश्वास की गति है उसको नियमित ही रखना है, जो नित्य जो गति होती है उसको ही बनाए रखना है। इसके कपालभाति के वो 2 से 3 राउंड कर सकते हैं एक साथ। यदि उनको कपालभाति करने में या माइग्रेन या कोई अन्य समस्या है तो कपालभाति यदि वो नहीं भी करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। नाद संचार से ही मुख्यतः उन्हें परिणाम फल मिल जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ से भुजाओं की तरफ बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशंस या भुजाओं और स्तनों की तरफ जो गांठें बनती है, कई बार दर्द की समस्या होती है, उसको कम करने के लिए शोल्डर रोटेशंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है हर क्रिया श्वास प्रश्वास के साथ लेनी है, बड़े आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं है। ये इतने आसान है कि यदि पहले कोई योग में मार्गदर्शन उन्हें नहीं भी रहा हो तो बड़े आराम से ये कर सकते हैं। इसके बाद और भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे, आगे की ओर रखेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, आगे की ओर ऊपर ले जाएंगे, आगे झुकेंगे, श्वास भरते हुए छाती में, पीछे की ओर हाथों को ले जाएंगे, फिर भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे। 8 से 10 बार इस क्रिया को करते रहेंगे। इससे कंधे में जमा हुआ तनाव पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात वे सुखासन में बैठे रहेंगे और अपने दाहिने और बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए जितना हो सके दाहिनी ओर और बाईं ओर मुड़ेंगे। इसे हम डायनेमिक मूवमेंट की श्रेणी में भी देख सकते हैं। बैठे बैठे सुखासन में ही दाहिने हाथ को ऊपर ले जाते हुए, बाएं हाथ को नीचे रखते हुए, फिर बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए, दाहिने हाथ को नीचे रखते हुए क्रिया करते रहेंगे। पाँच से 10 बार बैठे बैठे किसी से बात कर रहे हैं, यदि घर पर आ गए हैं, कुछ अन्य काम करने का मन नहीं हो रहा है, उस समय में बैठे बैठे बातें करते करते इन आसनों को बहुत आसानी से ढालना है। आसन या योग केवल मैट तक सीमित नहीं होता है, इसे हमें हमारी जीवन शैली में ढालने की कला आनी चाहिए कि जैसे बात कर रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे बैठे जितने आसन कर पाते हैं उतने हम कर लेते हैं। जी, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, मार्जरी आसन में आएंगे। मार्जरी आसन में
मेरुदंड की जितनी समस्या है, लोअर बैक पेन है, उसको ईज़ करने की कोशिश करेंगे, उसको आराम देने की कोशिश करेंगे। गर्भाशय में रक्त का स्रोत बढ़ाएंगे, रक्त संचार बढ़ाएंगे। जी, शुरू करेंगे। जब भी श्वास लेंगे तो गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे। और 2 बार ये क्रिया करेंगे। और इसे करते करते अपने दाई जांघ को भी ऊपर ले जाएंगे, उठाएंगे। और जितना हो सके रोटेशन करने की कोशिश करेंगे, वही उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, जितना वो कर पाए, जितनी क्षमता से कर पाए। 2 बार कर पाए, 4 बार कर पाए, उसे करते रहेंगे। दाएं से बाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ। ये बहुत अच्छी बैलेंसिंग पोस्चर भी है ये, तो एक बैलेंस बना रहेगा। नाद संचार और रक्त संचार की प्रक्रिया हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल भाग्यश्री जी, तो बहुत अच्छे आपने यहाँ पर आसन बताए हमारे दर्शकों को। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि जब पीरियड्स का समय होता है तो क्या उस वक्त हम योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं? उस वक्त की स्थिति क्या होनी चाहिए? जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रजस्वला परिचर्या की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो अभी लिया है। रजस्वला परिचर्या यदि हम अच्छे तरीके से इसको हम पूरा करते हैं तो रजोदर्शन का जो समय होता है, 4 दिन का मासिक धर्म का जो समय होता है, उसमें यदि हम ये दृष्टि देखें, आराम की दृष्टि देखें, ना कि कुछ करने की पर कुछ ना करने की दृष्टि यदि हम अपनाते हैं तो इससे पीसीओडी में बहुत लाभ होता है। जैसे हम देखते हैं रजोदर्शन में शरीर का जो तापमान होता है वो थोड़ा बढ़ा होता है, तो उस तापमान को वैसे ही रखने के लिए हम जल के साथ संबंध भी नहीं करते हैं। माने पहले 3 दिन नहाना भी वर्जित होता है रजोदर्शन में। अपने आप को किसी भी जल संबंधी कार्य से दूर रखना ज़रूरी होता है। जब हम रजोदर्शन में हैं उस समय कोई अन्य काम जिससे तनाव बढ़े शरीर में और मन में, उसे नहीं करना होता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इस समय में आर्ट है, क्रिएटिविटी है, इन चीज़ों को अपना सकते हैं। स्लो डाउन जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ हमारा भी ध्यान होना चाहिए कि अब समय है कि स्त्रियों को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अब समय है कि स्त्रियों को धीमी गति अपनाने की ज़रूरत है। ये हमें 4 दिन में करना चाहिए। आंतरिक जप कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, परंतु कोई आसन करे 4 दिन में, ये हम सुझाव नहीं देंगे। हम कहेंगे कि आप रजस्वला परिचर्या का पूरा पालन करें। जिस चटाई पर यदि आप सोते हैं, दरबा पर यदि आप सोते हैं, तो आप देखेंगे कि शरीर का तापमान और अच्छा रहता है इन 4 दिनों में। और यदि ये 4 दिन हम नियमित रूप से हर महीने यदि अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, शिथिल रखें, किसी कार्य में आगे न बढ़े, जल के साथ संबंध न करें, तो हम देखेंगे कि अन्य समस्याएं जो है गर्भाशय से संबंधी वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो जो मासिक धर्म है, पीरियड्स है, उसमें क्या करना है, उससे अच्छा क्या नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है,
वो आपके आराम का समय है, उस आराम को आपको अपनाना है। आपको ये समझना है कि ये 4 दिन आपके लिए मानो एक तरीका है अपने अंदर, शरीर के अंदर भ्रमण करने का, देखने का कि शारीरिक स्तर पर क्या हो रहा है, मानसिक स्तर पर क्या हो रहा है। तो इन 4 दिनों में आप रजस्वला परिचर्या का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बात बताई हमारे दर्शकों को। मानसिक स्थिति की अगर यहाँ पर बात की जाए भाग्यश्री जी, तो जब कोई महिला पीसीओडी से जूझ रही होती है, जब कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि शरीर के भीतर एक समस्या है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? जी, हम देखते हैं कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। चिड़चिड़ापन, आलस एक ज़्यादा होता है शरीर में। उनके करने की इच्छा होती है परंतु ऊर्जा नहीं होती। इच्छा शक्ति और ऊर्जा स्रोत, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि संबंध अच्छा नहीं होता है। इसके पश्चात उनका किसी से बात करने का मन ज़्यादा नहीं होता है। पीसीओडी में निराशा सी बनी रहती है मन में। अपने ऊपर या अपनी क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं होता है। एक तरीके से उन्नति की ओर वो बढ़ना नहीं चाहती है। तो बड़ा ही मायूस सी स्थिति हो जाती है। बात करने वाला कोई नहीं है, ये उन्हें अनुभव होते रहता है, जबकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये अपने आप से ही हार्मोन्स के कारण हम कह सकते हैं, ये कारण हार्मोनल भी हो सकता है। और रजोदर्शन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई है। जैसे 4 दिन में यदि उन्होंने पहले 3 दिन में ही जल संबंध कर लिया, जैसे नहा लिया जिसे हम कहते हैं लौकिक भाषा में, तो यदि वो स्नान कर लिया उन्होंने 3 दिन में ही, तो शरीर का तापमान गिरने के कारण से रजोदर्शन ठीक से नहीं होता है। रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, घटित हो जाता है। तो ये जो रजोदर्शन ठीक से नहीं हुआ है, रक्त जो शरीर के अंदर रहा है, तो ये जो रक्त है जो अंदर अभी बचा है, वो अन्य हार्मोनल प्रॉब्लम्स और समस्या खड़ी कर देता है। तो ऐसे लगता है मानो कि रजोदर्शन अभी 4 दिन का नहीं रहा, महीने भर चल रहा है। मानसिक स्थिति जो रजोदर्शन में होनी चाहिए, पीरियड्स के समय 4 दिन में होनी चाहिए, वो पूरी महीने चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि रजोदर्शन की प्रक्रिया ठीक से शरीर में नहीं होनी है। तो योनि व्यपाद में बात यही होती है कि स्त्री का शरीर रजोदर्शन के ऊपर ही निर्भर है। और फेमिनिटी जिसे हम कहते हैं कि स्त्री परिपूर्णता, स्त्रीत्व का अनुभव होना अंदर, ये पूर्णतः रजोदर्शन पे ही टिका हुआ है। तो यदि रजोदर्शन हम अच्छे से पालन इसका करते हैं, तो मानसिक स्थिति 4 दिन भी नहीं रहती है। जो 4 दिन में भी उन्हें लगना चाहिए कि शरीर में थकावट है, वो भी महसूस नहीं होती है। परंतु यदि वो रजोदर्शन ठीक से नहीं करते हैं, तो जो मानसिक स्थिति 4 दिन के लिए होनी चाहिए, वो पूरे महीने भर रहती है। बिल्कुल। फर्टिलिटी की भी यहाँ पर बात करते हैं। किस हद तक पीसीओडी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, प्रजनन क्षमता को एक महिला की प्रभावित करता है? और हम चाहेंगे कि इसके जवाब के साथ साथ आप कुछ योग आसन फर्टिलिटी को लेकर भी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से अगर इनफर्टिलिटी का इशू कहीं ना कहीं आ रहा है, तो योग के जरिए किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है। जी, हम कहते हैं कि स्त्री अंग में उनका जो अंडाशय है, ओवरीज है, उसके पश्चात गर्भाशय है, यूटेरस है, और जो हम कहते हैं गर्भनलिका या फैलोपियन ट्यूब्स, ये तीनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों में से एक भी किसी अंग में समस्या आ जाती है, तो स्त्रीत्व का अनुभव कम हो जाता है उस क्षण में। तो ये न हो, ये तीनों अंगों में रक्त संचार अच्छे तरीके से हो, प्राण संचार पूरी तरीके से हो, इसके लिए हम कुछ अभी आसन देखेंगे। शुरू करेंगे बहुत ही सरल सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। घर पर आप एक चादर अच्छी बिछा सकते हैं, दरबा चटाई रख सकते हैं या योगा मैट पर आ सकते हैं। नमस्कार मुद्रा में आएंगे सबसे पहले, और श्वास लेते हुए हस्तोत्तान आसन में जाएंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे, जितना पीछे जा सके सरलता से उतना पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे। दाहिने पैर को पीछे लेते हुए
अश्व संचालन आसन में आने का प्रयास करेंगे। बाएं पैर को पीछे लेते हुए पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन से हम आगे बढ़ेंगे अष्टांग नमस्कार की ओर। सांस लेते हुए भुजंगासन में आएंगे। फिर एक बार पर्वतासन की ओर जाएंगे। दाएं पैर को आगे ले आएंगे अश्व संचालन आसन में। यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। बाएं पैर को भी आगे ले आएंगे। फिर एक बार पादहस्तासन में ऊपर की ओर बढ़ेंगे हस्तोत्तान आसन की तरफ। और फिर एक बार समाप्त करेंगे नमस्ते क्रिया से, नमस्कार क्रिया से। अपने आप में ही सूर्य की जो ताकत है, सूर्य ऊर्जा है, ये शरीर में संचार होने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। नाद संचार किया, फिर उसके पश्चात हमने प्राण संचार भी किया, रक्त संचार किया। अभी सूर्य ऊर्जा का संचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको एक और बार दोहराएंगे। नमस्कार क्रिया से हस्तोत्तान आसन की तरफ ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की ओर आएंगे। बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन आसन में। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएंगे, पर्वतासन में आएंगे। यहां से अष्टांग नमस्कार की ओर बढ़ेंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन की ओर जाएंगे। फिर एक बार पर्वतासन की ओर बढ़ेंगे। बाएं पैर को आगे ले आएंगे। अश्व संचालन आसन में दाहिने पैर को भी आगे ले आएंगे। पादहस्तासन में श्वास लेते हुए हस्तोत्तानासन की ओर ऊपर उठेंगे। और फिर एक बार नमस्कार क्रिया से समाप्त करेंगे। ये 1, 2, अधिक से अधिक 5 कर सकते हैं। 1 और 2 में उन्हें कोई तनाव महसूस नहीं होगा। 5 में भी थोड़ा तनाव महसूस होगा। सरलता से कर सकते हैं। 10, 15, 20 भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं। ये इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम आएंगे मालासन में। मलासन में हम देखेंगे कि जो गर्भाशय है उस पर अभी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। केवल आसन करना ही उपयुक्त नहीं होता है। जिस अंग के लिए आसन कर रहे हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी होता है। तो मलासन में हम गर्भाशय की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास चलते रहेगा। यहाँ से दाहिने हाथ को नीचे रखेंगे और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। दृष्टि उंगलियों की तरफ रहेगी। इसको बदलते रहेंगे। मन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे हाथ ऊपर उठेगा वैसे मन की स्थिति को भी ऊपर ले जाने की और दृष्टि ऊपर रखने की प्रयास करेंगे। इसे 5 से 10 बार करेंगे। एक और बार इसे करेंगे।
और पाद अंगुष्ठ आसन में आ जाएंगे। अभी मलासन और पाद अंगुष्ठ आसन ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। 2 आसन हम साथ में जोड़ते हैं और यहाँ पे हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे गर्भाशय पर काम करना शुरू कर देते हैं। पाद अंगुष्ठ आसन से मलासन में आएंगे। हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। फिर एक बार पाद अंगुष्ठ आसन में आएंगे। मलासन में आएंगे। पाद अंगुष्ठ आसन में आएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान सियाटिका पर भी हम साथ में काम कर रहे हैं। बैक पेन रिलीज हो रहा है। फिर एक बार मलासन में आएंगे। सूर्य नमस्कार, मलासन, पादंगुष्ठासन, मलासन, इसको समाप्त करके हम नीचे बैठेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे पूरे तरीके से और यहाँ पर चक्की चालन आसन का आरंभ करेंगे। चक्की चालन आसन से अंडाशय, गर्भाशय दोनों पर साथ में काम होगा। शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी। यहाँ से हम आएंगे बद्ध कोण आसन में। पैरों के तलवों को साथ में जोड़ देंगे। आराम से कुछ क्षण का समय लेंगे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और आसन में पूर्णतः मन को, शरीर को स्थित करेंगे। इस आसन में स्त्रीत्व का पूर्ण अनुभव करेंगे। मन ही मन सोचेंगे, इस आसन से मेरी प्रजनन शक्ति बढ़े, इस आसन में मेरे अंडों की गुणवत्ता बढ़े, इसका चिंतन करेंगे। और तितली आसन का आरंभ कर देंगे। 30 से 40 रोटेशंस, राउंड्स कर सकते हैं हम तितली आसन के। तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यदि बालिकाएं हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है इस आसन में तीव्र गति से करने में। यदि कोई दर्द है, धीमी गति से कर सकते हैं। तीस से 50 बार इसको दोहराने के पश्चात शरीर को फिर एक बार शिथिल करेंगे। पैरों को सीधा कर दंडासन में आएंगे। यहाँ से श्वास भरकर हाथों को उठाते हुए पश्चिम उत्तान आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। और अपने आप को जीवन में आगे की ओर ले जाएंगे। जैसे शरीर को आगे की ओर ले जा रहे हैं, अपने आप को भी आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसका चिंतन करेंगे। जिसे हम सरेंडर कहते हैं, सरेंडर टू लाइफ। इस सरेंडर का इस क्षण में अनुभव करेंगे। भावनिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी आसन से जुड़ेंगे। वो हमें क्या कहने के लिए कह रहा है, आसन क्या प्रतीत कर रहा है, उस संकेत को भी समझेंगे। यहाँ श्वास लेंगे, श्वास प्रश्वास को चलते रहने देंगे। जितने देर हो सके यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। इस स्थिति को बनाए रखेंगे।
आप चाहें तो दोनों हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं या अपने कमर के पास या घुटने के पास हाथों को रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। शरीर को फिर एक बार शिथिल करेंगे। जी, बिल्कुल। तो आपने अभी ये तमाम जो योगासन बताएं, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसे इन तमाम आसनों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। भाग्यश्री जी, आपसे एक सवाल और यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आसन के साथ साथ ध्यान और आहार इस समस्या से लड़ने में कितने मददगार साबित होते हैं? जी, हम देखते हैं कि किसी भी रोग निवारण में आहार, व्यवहार, विचार, ये त्रिपुटी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ध्रुवम चतुर्णम सन्निध्यात गर्भः स्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्रम बुबीजानाम समग्रत अंकुरो यथा। तो जो क्षेत्र है, जो ऋतु है, इसको हम देखते हुए अपने शरीर के प्रति तादात्म्य थोड़ा बढ़ाते हैं। यदि हम प्रजनन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, इन चारों पर एक साथ काम करते हैं। क्षेत्र हो गया गर्भाशय, अंडाशय। ऋतु हो गया ऋतु नियमित आहार, कौन से ऋतु में कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अंबु हो गया, यदि आप आगे गर्भिणी हो जाते हैं तो उस क्षण में आप और क्या देंगे शरीर को उपयुक्त मात्रा में, या जिसे हम सप्लीमेंट्स कहते हैं। और बीज कि गर्भधारणा के पहले भी बीज पर आपने कितना काम किया है। तो इन चारों चीज़ों को हम आहार, व्यवहार और विचार से नियमित करते हैं। आहार में यदि हम देखते हैं तो ऋतु संबंधी आहार, जिस ऋतु में जो सेवन करना चाहिए, भोजन मीत आहार होना चाहिए हमारा। ये जो भोजन हम पकाते हैं वो स्वयं हमने पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि भोजन तथा जल में हमारी मानसिक शक्ति है वो गूढ़ रूपेण स्थित रहती है। हमारा जो संकल्प होता है भोजन जब हम बना रहे हैं, वो संकल्प उसमें आरोग्य की तौर पर हम डाल सकते हैं, उसका प्रवेश कर सकते हैं। तो जब हम PCOS और PCOD ज़्यादातर हम जब आहार देखते हैं तो ऐसा आहार ले जिसमें मूंग दाल का सेवन ज़्यादा हो, ऐसा आहार ले जिसमें पालक हो तथा अन्य हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में हो। रोटी, गेहूं की रोटी ज़्यादा न लेते हुए, जिसे हम बाजरा, जौ या अन्य मिलेट्स है, उसको आप रखिए। सप्ताह में एक बार आपको फास्टिंग करनी है या आपको व्रत रखना ही रखना है। अभी जो सर्केडियन रिदम हम जिसे कहते हैं कि जिस समय उठना चाहिए, किस समय हमने सोना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय के पहले 1 घंटे पहले यदि हम उठते हैं तो शरीर में चंद्र ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, जिसे मून एनर्जी हम कहते हैं। तो ये चंद्रात्मक ऊर्जा जब अच्छी होती है तो फेमिनाइन बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है। तो जो पर्यावरण में या प्रकृति के जो नियम है उठने के, सो जाने के या नींद में प्रवेश करने के, खान पान के, ये सारे प्रकृति से भी हमें प्रकृति से भी प्रेरणा लेकर इन नियमों का पालन करना है। और यदि ऐसे कभी हो जाता है कि भाग दौड़ की जीवन शैली है, हम कहीं काम कर रहे हैं, कुछ और अन्य हमसे नहीं हो पाता है, तो खजूर या डेट्स बिल्कुल अपने पास रखने हैं। लड्डू जो घर में आप बना के रखते हैं, प्रोटीन लड्डू, प्रोटीन शेक की जगह आप ये लड्डू घर पे बना कर रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कि आपका बाहर के किसी अन्य आहार पर, या जैसे हम कह सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, उसको आप आपातकालीन स्थिति में न अपनाएं। जो आपके पास कुछ ना कुछ हो जिसे
जिसे आप आहार में रख बिल्कुल, पाएं। आहार की आपने यहाँ पर जानकारी दी भाग्यश्री जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक या दो हमें योग ऐसे भी बताएं कि पीसीओडी की समस्या हो ही ना, और जो महिलाओं का जो यूट्रस है वो हमेशा स्वस्थ रहे, इसको लेकर आप एक या दो हमारे दर्शकों को आसन बताएं। जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं उष्ट्रासन की ओर। उष्ट्रासन में यदि आप देखते हैं सोनाली जी कि शरीर पूरी तरीके से गर्भाशय, उसके पश्चात आपके जो भुजाएं हैं और गर्दन है, इन तीनों का मिलन हम यहाँ देखते हैं। इस आसन में हम श्वास भरेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से पीछे की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे दाहिने पैर की ओर। बाएं हाथ को भी उसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे बाएं पैर की ओर। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे। उष्ट्रासन में जितनी देर हो सके स्थित रहेंगे। धीरे से एकदम गर्दन को आगे ले आएंगे आराम से। दोनों हाथों को कमर की ओर ले जाकर कमर पे रखते हुए बालासन में आ जाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। और नौकासन में प्रवेश करेंगे। नौकासन के लिए दंडासन से जितने हो पाए पैरों को ऊपर उठाएंगे। पैरों को नीचे रखेंगे, शरीर को शिथिल करेंगे। चटाई तथा मैट पर लेट जाएंगे। यहाँ पर योग निद्रा की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्वास को और प्राण को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएंगे। प्राण संचार करेंगे, संकल्प संचार करेंगे। योग निद्रा में प्रजनन शक्ति से संबंधी गहरा संकल्प करें। इसे 3 बार दोहराकर शरीर के विभिन्न अंगों में प्राणों के साथ ले जाए। जी बिल्कुल भाग्यश्री जी, तो आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने पीसीओडी को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, साथ ही साथ प्रशिक्षुओं ने, दोनों ने इतने अच्छे योगाभ्यास हमारे दर्शकों को बताया। आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति।